हेलो। हेलो शालिनी, बाकी लोग मैसेज कर दो। आवाज क्लियर है? इज इट वॉइस इज क्लियर? बच्चा आवाज क्लियर है? शालिनी आवाज क्लियर है बच्चा? ओके ठीक है, कोई बात नहीं। शालिनी एक बार बता दो बच्चा, रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं मेरी तरफ से? मेरे तरफ से बच्चा रिकॉर्डिंग ऑन है? चलो, तो बेसिकली हम बात क्या करेंगे, स्टीरियो आइसोमर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो वीडियो को थोड़ा लंबी ना करते हुए हम थोड़ा सा आराम से इजी वे में और थोड़ा सा बिना रुके हम चलेंगे। और अभी ही स्क्रीन विजिबल है और सारा चीज क्लियर कर दो ताकि रिकॉर्डिंग ज्यादा बड़ी ना हो पाए, और इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दे ताकि तुम लोग आसानी से बार बार इसको देख सको। और रही बात, तो मैं तुम्हारा आई थिंक 21 या 22 तक, 21-22 फरवरी तक सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा और वहां फुल स्टॉप लगा दूंगा। और आई थिंक अगर आवाज आ रही हो तो ठीक है, ठीक है। तो चलिए बात डिस्कस करते हैं हम स्टीरियो आइसोमर के बारे में। तो व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर एंड व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस स्टीरियो आइसोमर एंड इट्स टाइप्स, और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि स्टीरियो आइसोमर जो होते हैं ना, बेसिकली इनका जो डेफिनेशन होता है आइसोमर के ही बेसिस पे हम इसको डिफाइन करेंगे। एंड बस अंतर ये है कि स्टीरियो आइसोमर का जो अरेंजमेंट होता है वो स्पाटियल अरेंजमेंट होता है, बाकी सब कुछ उसका डेफिनेशन सेम है। हाँ, ये चीज डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि स्टीरियो आइसोमर सर दो तरीके का होता है, एक हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है और दूसरा हमारा ऑप्टिकल आइसोमर होता है। अगर आपको थोड़ा सा रिकैप या पीछे लेके जाना चाहे क्लास फर्स्ट ईयर में, या फर्स्ट आप बोल सकते हो फर्स्ट ईयर में लेके जाना चाहे, तो आपको ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में पढ़ाया जाता था, जिसमें आप अगर वो लेफ्ट की तरफ अगर रोटेट करता था तो उसको लेबो रोटेटरी बोलते थे, अगर राइट की तरफ अगर रोटेट करता था तो उसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते थे। ठीक है, तो बेसिकली एक छोटा सा टॉपिक था वहां पे। यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर के बारे में डिटेल पढ़ोगे और इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो हियर योर क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द बेसिस एंड योर रेगुलर पैटर्न दैट कि आपको MF4 में ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ऑप्टिकल आइसोमर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो आपको ये दोनों चीज क्या होगा, किसी एक मॉलिक्यूल में पता करना होगा कि वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ऑप्टिकल आइसोमर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर को कैसे निकाला जाता है एक स्ट्रक्चर में, उसको बेसिक और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके बारे में स्टीरियो आइसोमर के बारे में, व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर। और हमने ये जाना कि इसके टाइप्स कितने होते हैं। तो आपने
ठीक है। तो राइट और लेफ्ट हम इसको डिफाइन करेंगे। तो बेसिक सा मेरा क्वेश्चन या एक क्वेश्चन यही होगा कि सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे। तो जाहिर सी बात है, चलो लेके चलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर को, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर? लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर? स्टीरियो आइसोमर हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट दोनों सेम है। क्या है? स्टीरियो आइसोमर के पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उसका जो अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है। उसी को हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। इसके पहले हम क्या देख रहे थे कि सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता था लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता था, तो हम आइसोमर को डिस्कस करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है? यहाँ पे हमें देखने के लिए ये मिल रहा है कि बच्चा के स्टीरियो आइसोमर में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं, लेकिन जो इसका अरेंजमेंट होता है, स्पार्शियल अरेंजमेंट होता है, वो सेम नहीं होता है। तो हमने ये देखा कि व्हाट इज स्टीरियो आइसोमर, एकदम टू द पॉइंट, एकदम एकदम सिंपल वे में चलते हैं। आगे चल के हमने ये बताया कि स्टीरियो आइसोमर जो होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक हमारा होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरा हमारा होता है ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल हमारा आइसोमर अगर लेफ्ट रोटेट करता है तो लिबो रोटेटरी, अगर राइट रोटेट करता है तो डेक्स्टो रोटेटरी। इसको हम जब ऑप्टिकल पढ़ाएंगे तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम सबसे पहले किसको उठाते हैं? ज्योमेट्रिकल आइसोमर को उठाते हैं। ठीक है, यहां तक एक बार रिकैप देख लेते हैं। हमने क्या बोला? स्टीरियो आइसोमर वो आइसोमर है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन जो उनका अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है। फिर हमने क्या बोला कि सर ये दो तरीके के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है, एक ऑप्टिकल आइसोमर होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर हमारा अगर लेफ्ट मुड़ता है तो लेफ्ट लेवो रोटेटरी, अगर राइट होता है तो डेक्स्टो रोटेटरी। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं व्हाट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को देखेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चा लोग। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर में, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमारा क्या है। तो स्टार्टिंग में आपने कुछ सिस और ट्रांस का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। तो सिस और ट्रांस कॉन्सेप्ट से जाने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन, एंड ये कहना क्या चाहता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है और कैसे ऑप्टिकल आइसोमर निकालते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल पोजीशन ऑफ लिगेंड अकर एट 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर अगर किसी भी लिगेंड के पोजीशन को अगर 90 डिग्री रखा जाता है तो उसको सिस बोलोगे, 90 डिग्री एंगल पे। अगर वो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल पे रखा जाएगा तो उसको ट्रांस बोलोगे। एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे हम मान लेते हैं एम हमारा क्या सेंट्रल मेटल एटम है, तो हमने मान लिया कि जैसे एम बना दिया, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया, इस साइड में बी हो गया, यहाँ पे बी हो गया। तो ये क्या है? एक दूसरे के 90 डिग्री पे अरेंजमेंट है ना, बी बी एकदम सामने एक दूसरे के 90 डिग्री पे अरेंजमेंट है। जब एक दूसरे के 90 डिग्री पे अरेंजमेंट होंगे तो वो क्या होगा? आप इसको बोलोगे सर ये सिस है। जो बी बी है बिल्कुल 90 डिग्री पे एकदम आमने सामने है, तो सिस आइसोमर हो गया। लेकिन अगर इसको यहीं पे हम ड्रॉ कर दे एम, यहाँ पे कर दे ए, यहाँ पे कर दे ए, यहाँ बी कर दे, यहाँ बी कर दे, तो आप देखोगे सर ये बी एक दूसरे के 180 डिग्री पे अरेंजमेंट है। कितने डिग्री पे अरेंजमेंट है? 180 डिग्री पे अरेंजमेंट है। तो कहोगे सर जो अगर लीगेंड को, ये सब सारे क्या है? ये लीगेंड है। एम जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, एग्जांपल हमने लिया। तो अगर हमारा लीगेंड अगर 90 डिग्री पे रहेगा, सामने सामने रहेगा, तो देन वी विल व्हाट वी विल कॉल, देन वी विल कॉल दैट कि दिस इज सिस आइसोमर। अगर हम इसको बोलेंगे कि सर इट इज ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री पे है, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर को डिस्कस करने पोजीशन, एंगल के पोजीशन में हमने डिस्कस किया कि अगर सर सामने सामने अगर 90 एंगल पे रहते हैं तो सिस बोलते हैं, अगर वो 180 डिग्री पे रहेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस बोला जाता है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट आगे बढ़े। ये कस्टमर और कैमरा मैन, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चा इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कौन कौन सा होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो पढ़ रहे हैं हम, उसके अंदर आपको पहले ही बता देना चाहता हूं बच्चा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3 और 5 रहेगा वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है।
वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा, 2,3,5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाने वाला, बट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां हमने बता दिया कि कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 3, 5 रहता है तो वो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनाएगा, बल्कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाएगा। अब हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 अगर बनाएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। हियर वी सी द कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कैसे हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मेशन कर देता है। तो बेसिकली अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 हमारे सिलेबस में है तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शन होंगे ना, कुछ बनाएंगे कुछ नहीं बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमर जो होते हैं वो दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं, आपको पता होगा। एक हमारा होता है सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और एक हमारा होता है dsp2 होता है। तो जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो टीट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनके सभी एंगल जो होते हैं वो 109 डिग्री होते हैं। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो dsp2 बनाते हैं वो स्क्वायर प्लेनर होते हैं और जिनका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है। लेकिन यहां डिस्कस करने से पहले एक एक को उठाएंगे। चलो, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 केस नंबर 1 टेट्राहेड्रल में कैसे बनाता है। तो बच्चा देखो, हमने ये बना दिया टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इस पे A है, ये B है, ये C है, ये D है। बच्चा जब इन दोनों को A और D को जब घुमाओगे, मतलब D को उधर लेके जाओगे तो क्या बॉन्ड एंगल में चेंज होगा? नहीं होगा। सबका बॉन्ड एंगल कितना है? 109 डिग्री है। तो हमने ये बताया यहाँ पे कि सर एंगल सेम, इफ योर पोजीशन A एंड D एंगल जब चेंज करते हैं यहाँ पे A एंड D चेंज, देन एंगल विल ऑल्सो बी चेंज, एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। तो अगर पोजीशन को हम रोटेट करते हैं, यहाँ पे D लाते हैं, यहाँ पे A लाते हैं और हमको सेम स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है, तो आप कहोगे सर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना रहा है, क्योंकि एंगल में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर कब बनाएगा? तुम यहाँ पे GI बोलोगे सर GI नहीं बनाएगा, काट दियो। GI कब बनाएगा? जब कोई अलग सा स्ट्रक्चर मिल जाए। जैसे हम शालिनी को रखे तो नीलम बन जाए, जैसे हम निवास को रखे तो संदीप बन जाए। तो ये बॉन्ड एंगल में चेंज तो नहीं आ रहा ना, अब 109 से 90 डिग्री तो नहीं बना रहा ना। जब इसका बॉन्ड एंगल जब बच्चा चेंज हो जाता, जब बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता तब हम बोलते हैं कि सर एक नया स्ट्रक्चर बना है। जब किसी भी नए स्ट्रक्चर के बनने को हम बोलते हैं कि अगर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना रहा है। आइसोमर मतलब कोई अलग मॉलिक्यूल या कोई अलग अरेंजमेंट देखने को मिलनी चाहिए, लेकिन हमें यहाँ नहीं मिल रही है, हमें स्ट्रक्चर दे ही नहीं रहा है। तो आप बताओगे सर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर टीट्राहेड्रल में नहीं बनेगा। क्या बनेगा? टीट्राहेड्रल में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। यहां तक क्लियर हुआ? लेकिन स्क्वायर प्लेनर में देखते, स्क्वायर प्लेनर अब वही चल के, अब यही क्या होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ रहा ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर में क्या होता है? टेट्राहेड्रल नहीं बनाता बल्कि स्क्वायर प्लेनर बनाता है। लेकिन वही ऑप्टिकल में चले जाओगे तो ये नहीं बनाएगा, ये बना देता है। तो सबसे पहले अभी देखते हैं क्या नहीं बताता, क्या नहीं बनाता, इसको नहीं देखते, पहले ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टीट्राहेड्रल हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बना रहा है। अब स्क्वायर प्लेनर को देखते हैं। देखो अब केस 2 देखेंगे स्क्वायर प्लेनर में। बच्चा केस 2 में किसको देखेंगे? हम स्क्वायर प्लेनर को देखेंगे कि स्क्वायर प्लेनर में सर बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो सबसे पहले लिया Ma4, तो मतलब ये हमारा क्या है? ए हमारा क्या है? लीगेंड है ना। ए हमारा क्या बच्चा? लीगेंड है। ए हमारा लीगेंड है। तो जो लीगेंड हमारा है तो वो सब जगह तो सेम दिख रहा है, Ma4 टाइप सर। तो अगर हम किसी को फ्लिप करते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो कोई दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा क्या? इफ वी फ्लिप देन गेट सम रिजल्ट, गेट सेम स्ट्रक्चर। हमें दूसरा तो नहीं मिल रहा ना, सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है। अगर इस ए को ऐसे घुमा दें, ऊपर वाले ए को नीचे लेते हैं और उसको, तो स्ट्रक्चर तो हमें सेम मिल रहा है ना, कोई दूसरा स्ट्रक्चर तो नहीं मिल रहा ना Ma4 टाइप में। तो जब कोई दूसरा स्ट्रक्चर Ma4 टाइप में नहीं मिल रहा है तो आप यही तो बताओगे सर यहाँ पे GI होगा, वो नहीं बनेगा। कहोगे सर यहाँ पे GI नहीं बनेगा। अब देखते हैं क्या Ma3B में देखते हैं। Ma3 में बताया क्या बच्चा था कि अगर ये M है, A3 है, मतलब कि एक A यहां लगा दो, एक यहाँ A यहां लगा दो और एक A ऊपर लगा दो, 3 A हो गया और नीचे B लगा दो। कहोगे सर ठीक है, ओके, एक इस तरह का स्ट्रक्चर बना दिया। सर अब अगर इसको चेंज कर देते हैं
तो चेंज कर देते हैं तो बना है दूसरा। अगर देखते हैं तो ए ए नीचे फिर ए आ जाएगा, ऊपर भी। तो सर जो बॉन्ड एंगल है वो भी बिल्कुल सेम तरह का स्ट्रक्चर है, 3A और 1B, 3A 1B। अभी हम इसको चेक करना बताएंगे ट्रिक से। तो यहां पे जब सेम बन रहा है तो नो जीआई, नो जीआई। लेकिन अगर बात करते हैं MA2B2 में, MA2B2 में बात करते हैं तो मान लो ये M हो गया, ए दो है तो 2A इधर लगा दो, 2A इधर लगा दो। फिर B है तो B ऊपर लगा दो, B लगा दो, एक ये स्ट्रक्चर बन गया। और दूसरा बात करते हैं M यहां लगा दो तो इसका एक ऊपर A ले लो और नीचे हम क्या कर लेते हैं B ले लेते हैं, फिर ऊपर A लेते हैं नीचे B ले लेते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर मिला तो कहोगे सर यहाँ पे 2GI का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे 2GI का फॉर्मेशन हो गया। अब कहोगे सर चेक कैसे करेंगे कि यहाँ पे 2GI बन रहा है और यहाँ पे एक भी नहीं बन रहा। कहूंगा बच्चा देखो हमेशा दो के पेयर में लेना। तो मान लो ये एक दो सामने सामने है ना, तो ये सामने सामने है तो ये क्या बना दिया A, और इधर सामने सामने क्या कर दिया B, ऐसे यहाँ पे सामने सामने क्या है तो कहोगे एक ऊपर A है तो कहोगे A, नीचे क्या है सामने नीचे B है तो साइड में B लिख दोगे ब्रैकेट में। फिर यहाँ पे ऊपर A है A और साइड में क्या B है, तो कहोगे सर हमें यहाँ से क्या मिला, पहला वाला जो मिल रहा है वो A और B मिल रहा है, और दूसरे वाले में हमें क्या मिल रहा है तो कहोगे सर AB और AB मिल रहा है। तो दोनों ये अलग स्ट्रक्चर हैं तो ये दो तरह का GI बनेगा। लेकिन अगर बात करते हैं इसमें कैसे कह दिए सर कि एक बना है, तो देखो फॉर्मूला देखो AA तो लिख दो A एक साथ एक ब्रैकेट में, AB एक साथ हो गया। तो ये पहले वाला ये बना। दूसरा वाला देखो तो कहोगे सर AA एक ब्रैकेट में और AB एक ब्रैकेट में। तो ये दोनों सेम है बच्चा, फॉर्मूला निकालोगे तो दोनों क्या है, ये दोनों सेम हो जा रहे हैं। जब दोनों सेम हो रहे हैं तो ये GI नहीं बनाएगा, और ये बल्कि अलग अलग मिल रहे तो यहाँ पे 2GI का फॉर्मेशन हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर इसमें बात करते हैं, इसमें कहोगे सर तो AA और AA, तो दो पेयर को लेते हैं एक साथ तो यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है तो कोई GI नहीं बनेगा। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे भले दो स्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन फॉर्मूला तो सेम आ रहा है ना, AA AB, इसमें भी AA AB मिल रहा है तो सेम तरह का दिख रहा है तो मतलब कि नो GI। इसमें अलग बन जा रहा है, इसमें A2 है तो AA लिख दे रहे हैं, M के साथ एक बार BB ले रहे हैं, फिर इसके बाद इंटरचेंज कर दे रहे हैं। अब B को यहाँ ला दे रहे हैं, A को वहां ले जा रहे हैं, तो मतलब AB और AB नीचे ले रहे हैं तो हमें दो अलग GI देखने को मिल रहा है। यहां तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, अब हम देखते हैं क्या MABCD में देखते हैं। MABCD में आपको अगर डायरेक्टली बताना चाहूं इसके बारे में तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला वाला लिख दो ना, ये वाला कॉन्सेप्ट। कहोगे सर एक AB यहीं पे दो अलग कर दो, एक AB मिल जाएगा एक ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में CD मिल जाएगा, ये हो जाएगा। फिर कहोगे सर एक और स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, एक A के साथ C कर लो, एक A के साथ C कर लो और एक B के साथ D कर लो, ये मिल जाएगा सर। अब यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर मिल सकता है, कहोगे सर B के साथ अगर C कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, A के साथ D मिल जाएगा। तो हमें तीन स्ट्रक्चर मिलेंगे जो बोलेंगे 3GI बनाएगा। कैसे देख लो, मान लो तीन कैसे स्ट्रक्चर बना। जैसे पहले के बारे में बात करते हैं, कहोगे सर M इधर A हो गया, नीचे B हो गया, भाई ये A साइड वाला ऊपर को दिखाता और ये वाला B नीचे को दिखाता। फिर ऊपर C हो गया, नीचे D हो गया, ये एक तरह का स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरे को लेते हैं तो सर M ऊपर हमारा A है, इसी के नीचे C है, फिर यहाँ पे ऊपर B है और ये वाला यहाँ पे क्या है D है। तो सर ये एक अलग स्ट्रक्चर बन गया, इससे बिल्कुल अलग दूसरा मिल गया। फिर तीसरे के बारे में बात करते तो सर M है, ऊपर हमारा B है, यहाँ पे नीचे हमारा क्या है C है, ये C है, फिर ऊपर क्या है A है, फिर हमारे क्या है D है। तो ये अलग मिला। तो हमें तीन तरह का टोटल, हमें तीन तरीके का स्ट्रक्चर मिला। हमें जितने तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा उतने तरह की GI मिलेगी। तो हमें सर स्ट्रक्चर में हमें तीन तरह की GI मिली। इसमें हमें क्या मिली, तीन तरह की ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें देखने को मिला। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि तीन तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इज इट क्लियर बच्चा? अब इस तरह में कोई भी इस तरह का दे दूंगा क्वेश्चन में, MA4 का बताओ, MA इसका बताओ, निकाल लोगे सर कितना GI मिलेगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, सेंड मी अ थंब इंप्रेशन, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके ओके,
अब बात करते हैं क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमर? देखो बच्चा, ऑप्टिकल आइसोमर के बेसिक से डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसमें भी हमने क्या बताया, उसमें हमने क्या बताया था कि टेट्राहेड्रल जो होगा, टेट्राहेड्रल नहीं बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर बना रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा क्या होगा, यहाँ पे उल्टा क्या होगा कि जो स्क्वायर प्लेनर वहां पे बना रहा था, अब यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाता है। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6 जो होगा, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमर देंगे। लेकिन जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 है, उनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और dsp2 होता है। ये सब पढ़ लिए थे। इसमें जो स्ट्रक्चर बनाने वाला है, ये टेट्राहेड्रल बनाने वाला है। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर में टेट्राहेड्रल नहीं बनाना। ऑप्टिकल आइसोमर में हमारा टेट्राहेड्रल बनाएगा। ध्यान देना, उसका रिवर्स है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल बनाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि हम कैसे कहेंगे सर ऑप्टिकल आइसोमर क्या है। देखो बच्चा, मान लो हमने एक प्रिज्म रख दिया या कोई सॉल्यूशन रख दिया। अगर हम क्या करते हैं, दो पेन की वो ले लेते हैं। इस पेन की जो पूंछ है ये वाली है, और इस पेन की पूंछ ये है जो साइड में लगी रहती है ये। तो अगर ये ऐसे रखे हुए हैं, ऐसे ये रखे हुए हैं, और इधर इमेज जो बनता है उसकी भी पूंछ इधर ही आ जाती है, राइट साइड। ये हमारा क्या राइट साइड है। अगर ये चीज है, अब ये हमारा बन रहा है राइट साइड, अगर एक दूसरे के ऊपर लेके आते हो और इसका भी पूंछ इधर ही राइट साइड में और इसकी भी पूंछ एकदम राइट साइड में, इस तरीके का इमेज बनता है, तो कहोगे सर वो इनएक्टिव है। क्या कहोगे बच्चा? कहोगे वो इनएक्टिव कंपाउंड है। क्या होता है? इनएक्टिव कंपाउंड। मतलब कि जिसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर ना बने, जो जैसा था वैसा ही बन जाए, उसको बोलोगे इनएक्टिव कंपाउंड। कहने का मतलब क्या है कि जैसे इसकी पोच इधर थी राइट साइड में, फिर जो इमेज बनी उसकी पोच फिर राइट साइड में बनी, मतलब इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखना चाहोगे तो दोनों की पोच राइट साइड में, देन कहोगे सर इनएक्टिव कंपाउंड है। एक्टिव कैसे होगा बच्चा? जैसे यहाँ पे रखी इसकी पोच राइट साइड में और जो इमेज बना उसकी पोच लेफ्ट साइड में हो गई, इधर की तरफ हुई। जब दोनों के एक दूसरे पे इंपोज करोगे, मतलब कि रखोगे, जब इंपोज करोगे रखोगे, तो क्या होगा कि एक की पूंछ राइट साइड है, एक की पूंछ लेफ्ट साइड है, तो उसको कहोगे कि सर ये जो हमारा कंपाउंड है वो एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब कि उसकी जो पूंछ होती है अलग अलग है, तो बोलोगे नॉन है। तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो कहोगे सर नॉन अलग अलग है, तो आप कहोगे सर वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। फिर से ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि इफ यू कोई भी ऑब्जेक्ट पास करते हो सॉल्यूशन के थ्रू, कोई चेंज नहीं होता है। अगर सेम शीशे में तुम्हारा सेम मुंह दिखने लगता है, मतलब सेम स्ट्रक्चर दिखने लगता है, तो कहोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। लेकिन लेकिन अगर हमें टेढ़ा मेढ़ा, जैसे क्या हमने इसके हिसाब से डिफाइन करना है, जैसे हमने क्या किया पहले वाले में क्या किया, जैसे हमने पेन रखा इसकी पोच राइट साइड में इधर की तरह, इमेज बना तो उसकी भी पोच राइट साइड में मिली। जब दूसरे एक दूसरे के ऊपर जब रखोगे तो दोनों की पोच क्या होगी, इमेज की भी इधर बनेगी, जो नया वाला इमेज बना उसकी भी राइट साइड है, तो एक दूसरे के ऊपर क्या है, सुपर इम्पोजिबल है। इम्पोजिबल मतलब एक दूसरे के साइड में है, सुपर इम्पोजिबल है। और ये वाला जो हमारा है, जब इधर रख रहे हैं तो इसकी पोच राइट साइड है, जब इधर रख रहे हैं तो इसकी लेफ्ट साइड हो जा रही है। तो एक दूसरे के ऊपर जब रखेंगे तो इसकी पोच इधर होगी राइट में, इसकी पोच लेफ्ट में होगी, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है। जब नॉन सुपर इम्पोजिबल रहेगा तो उसको बोलोगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। आई थिंक वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। ठीक है बच्चा, तो हमने यही बताया, डेफिनेशन में बताया कि अगर इफ एनी कंपाउंड इज एक्टिव, वो कंपाउंड एक्टिव होता है जिसका जो कंपाउंड होता है वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होता है। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब कि जब इधर एक रखोगे तो हमारा इधर का बन जाए, इधर मतलब इस पेन के जो कैप है यहाँ पे इमेज डालते हो तो ये इधर क्या है राइट साइड में, और इधर जो इमेज बन रहा है इसका लेफ्ट साइड में। जब इधर से उठा के इमेज को जब इसके ऊपर रखोगे तो एक दूसरे के ऊपर नॉन इम्पोजिबल है, मतलब कि एक एक साइड नहीं है। नॉन मतलब क्या होता है, एक का पूछ अलग, एक का पूछ इधर लेफ्ट, एक का पूछ लेफ्ट, एक का पूछ राइट, देन इसको बोलोगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। और इसी डेफिनेशन को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर। और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरीके का होता है, एक टेट्राहेड्रल होता है और एक स्क्वायर प्लेनर होता है। आपको भी बताए थे, एक टेट्राहेड्रल होता है और एक स्क्वायर प्लेनर होता है। हाँ, एक टेट्राहेड्रल होता है और एक स्क्वायर प्लेनर होता है। आपको भी पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर टेट्रा बना रहा था,
तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल में बनेगा, स्क्वायर प्लेनर में अब नहीं बनेगा। तो आप स्क्वायर प्लेनर को एग्जाम्पल नहीं लोगे। टेट्राहेड्रल का पहला एग्जाम्पल लेते, क्यों बच्चा, टेट्राहेड्रल ले, टेट्राहेड्रल लिए जैसे Ma4, Ma4 हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर में। अब तुम्हें इस तरह का कंपाउंड दे दे और क्वेश्चन में पूछ दे कि भाई पता करो कि कितना जीआई बना रहा है और पता करो कितना ऑप्टिकल आइसोमर बना रहा है। मतलब ऑप्टिकल आइसोमर में क्या बताना है, एक्टिव है कि इनएक्टिव है, ये बताना रहता है, और इसमें बताना है कितना बना रहा है। तो Ma4 ले लेते हो, स्ट्रक्चर बनाओगे M सर A, इधर कहोगे A सर A। तो सर इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो सर A, इधर का एक साइड, A, के एक साइड, कोई ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं, दो के पेयर को एक साथ ले लेते हो, एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है ना। कहोगे सर कोई जीआई नहीं बन रहा है, कोई जीआई नहीं बन रहा है। अब मैं कहूंगा इसका मिरर इमेज डालोगे, अगर तुम क्या बनाएगा, ए ए ए, तो जब इसके ऊपर रख देना वही बन जा रहा है, कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। जब कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है, जब कोई दूसरा, समझ लेना, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर भी जो होगा वो नहीं बनेगा, मतलब इनएक्टिव होगा। कहने का मतलब जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जब कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा ज्यादातर केस में। हाँ ओके गुड। तो इसमें क्या बताया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं बनेगा सर और ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं बनेगा। क्यों, देखो भाई एक हमने बनाया, इसका कोई दूसरा स्ट्रक्चर बन रहा है नहीं, इसी तरीके का बन जा रहा है यहाँ पे भी, तो नहीं बना है सर, कोई दूसरा नहीं बनेगा, कोई सेम तरह का दूसरा नहीं बन रहा है। लेकिन जब यहाँ पे मिरर लगाते रहे तो दोनों सेम दिख रहा है, जब दोनों सेम दिखेंगे तो क्या होगा, इनएक्टिव होगा, अलग दिखने चाहिए। तो उठा के इसके ऊपर रखते हो तो सेम ही मिलेगा ना, अलग कहाँ दिखा। आई होप क्लियर हो गया होगा टेट्राहेड्रल में। अब कुछ तुम्हें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे Ma6 ले लेता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में एक बार ले लेता हूं, तुम्हें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्लियर हो जाएगा, कल हमने बताया था लेकिन वो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एक बार बता देते कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कैसे करना है। अगर सर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 रहता है तो क्या करेंगे, कितना ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, कितना ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा। 6 मतलब फॉर ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। Ma6 है बच्चा, Ma6 मतलब क्या कि इसको बनाओगे क्या, डायरेक्टली फॉर्मूला लिख दो। सर ए कितने 6 है ना, तो A, दो एक साथ, फिर A, दो एक साथ, फिर A, दो एक साथ, तो मतलब टोटल कितना हो गया, मतलब इसको ऐसे नॉर्मल फॉर्मूले में ट्रिक में लिख दो, A, तो कहोगे सर टोटल 6 हो गए, ठीक है। तो सर मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया कि ये सेम है ना, अब कोई दूसरा नहीं बनेगा ना, तो आप कहोगे सर जीआई इसमें नहीं बनेगा। और जब अगर सेम रहेगा तो ऑप्टिकल आइसोमर भी नहीं बनेगा। अगर ये कुछ बनता, अगर कुछ बनता तो ये भी बनता, तो ये भी हमारा क्या होगा, इनएक्टिव होगा। एक ट्रिक लिख लो, कल हमने लिखवाया था, ट्रिक में क्या लिखना है कि इफ एनी पेयर हैज सेम ligand A, या अकेले ऐसा दिखे, और एनी पेयर आर सेम, जैसे ए बी अगर पेयर में भी सेम दिखे, देन दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मैंने कल बताया था बच्चा, देखो अगर तुम्हें 3 मिल गए सर, ए, फिर ए बी मिल गया, तो कहोगे सर 2 पेयर, मैंने क्या बताया कि एनी पेयर, 2 पेयर जो होंगे अगर वो सेम होते हैं, 2 पेयर जो होंगे अगर सेम होते हैं, अगर 2 पेयर सेम होते हैं, जैसे ए, ये बिल्कुल एक तरीके से, लेकिन ये अलग है, तो भी क्या होगा, इनएक्टिव होगा, तो भी इनएक्टिव होगा। अगर तुम्हें ऐसे दिखता है सर ए दिखता है और ए बी ऐसा फॉर्मूले में मिलता है, अगर ये दोनों तो सेम है ना, 2 पेयर सेम है, तो तभी इनएक्टिव होगा, तो भी इनएक्टिव होगा। अगर कोई एक कंपाउंड में अगर सिर्फ यही मिल रहा है, यही बार बार रिपीट कर रहा है, जैसे ये होगा, तो भी क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो तीनों केस बता दिए, 1 2 3।
अगर तुम्हें दो पेयर से मिलता है एक अलग मिलेगा तो इनएक्टिव बताओगे, एक्टिव मत बताना। मैंने फॉर्मूला ट्रिक बता दिया कि अगर एक पेयर लिगेंड तुम्हें खाली मिले कंपाउंड में तो इनएक्टिव होगा, अगर कोई दो पेयर भी सेम हो जाते हैं तो भी ये इनएक्टिव होगा। क्या होगा? इनएक्टिव होगा। देखो जैसे ए कॉमा ए बी तो इनएक्टिव, ए कॉमा ए ये दोनों सेम है तो इनएक्टिव, ये हो गया इनएक्टिव। अब तुम्हें क्वेश्चन करा देते हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सबको क्या है इस चीज के अंदर। जैसे देखो, जैसे मैंने लिया MA5B, तुमको साहब इसको बता दोगे सर कैसे होगा? अगर आपने इसको क्लियर कर दिया देन वी विल व्हाट यू विल से अबाउट दिस कंपाउंड। तो मैं कहूंगा बच्चा ना ये देखो MA5B है तो यहीं से लिखना चालू करो फॉर्मूला। सर M के कितना है? 5 तो M A है ना, तो 1A 2A 3A 4A, फिर एक A बच गया इस 5 में से तो एक A और एक B। तो सर इसके अंदर दो पेयर तो सेम है, जब दो पेयर सेम होगा तो ये सर इनएक्टिव कंपाउंड होगा। क्या होगा? इनएक्टिव कंपाउंड होगा। सर दो पेयर सेम है तो इनएक्टिव कंपाउंड होगा, और जो इसका अगर इनएक्टिव है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो होगा और वो नहीं बनेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनने वाला। अब बात करते हैं MA4B2 में क्या होता है बच्चा। MA4B2 में क्या होता है? MA4B2 में देखते हैं। तो मैं कहूंगा MA4B2 में लिखना चालू करो। तो A4 है तो A कॉमा A, फिर क्या है? 4 है ये ना, तो 1 2 3 4, दो के पेयर में थे तो 4A हो गया। फिर हमारा क्या हो गया? B कॉमा B हो गया। तो इसमें दो पेयर सेम है ना, तो ये क्या हो गया? इनएक्टिव कंपाउंड हो गया, इनएक्टिव कंपाउंड हो गया। लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितना बना है? तो बच्चा अब इसमें इंटरचेंज कर दो, एक बी के साथ यहाँ पे ए लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, तो तुम्हें दूसरा स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा ए कॉमा ए। यहाँ पे चेंज कर दे तो ए बी आ गया, फिर हमारा ए बी हो गया। ये दूसरा स्ट्रक्चर भी इनएक्टिव होगा, लेकिन हमें टोटल दो तरीके के स्ट्रक्चर मिले। तो कहोगे सर जो जीआई मिलेगा वो दो तरह का जीआई मिलेगा, दो तरह का। क्योंकि देखो दो पेयर क्या, इसमें देखो दो पेयर सेम थे, एक ये वाला सेम था, एक ये सेम था, एक इनएक्टिव हो गया। इसमें भी क्या होगा? ये दोनों पेयर सेम है तो इनएक्टिव होगा। लेकिन जो ज्योमेट्रिकल बनेंगे, मतलब अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनना पॉसिबल है तो इसमें बनेगा। कैसे बनेगा? तो आपको भी पता है कि ये ऐसे बना लो, एक इंटरचेंज कर दो, इस ए के साथ एक बी ला दो, और इसका ए वाला इसके साथ अगर खाली हो जाए तो इस पोजीशन पे भेज दो, मतलब एक इधर ला दो एक इधर ला दो। तो तुम्हें ये दो तरीके का स्ट्रक्चर मिला, पहला स्ट्रक्चर ये, दूसरा स्ट्रक्चर, तो दो तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा, तो जीआई दो बनेगा। लेकिन अगर पेयर में देखें तो ये सेम है तो ये इनएक्टिव होंगे। तो ये एक्सेप्शन याद किए रहना। जैसे MA3B3 होगा, इसमें क्या होगा सर? तो MA3 में लिखना होगा सर ए कॉमा ए, एक ये बन गया, फिर इसमें का एक ए बचा तो ए, क्योंकि ए 3 है ना तो दो पेयर में हो गया, एक बच गया तो इसके बी के साथ आ गया ए बी, फिर उसके बाद सर बी बी आ गया। ठीक है, बी बी आ गया। क्या हो गया? बी बी आ गया। अब फिर से नेक्स्ट वाला देखो, ये हो गया हमारे पास ए, सर ए मिला और बी बी मिला। और नीचे अगर हम इसको चेंज कर देते हैं बच्चा, जब इसमें चेंज कर देते हैं तो क्या मिलेगा? चेंज मतलब क्या होगा कि ए को इस बी के साथ भेज दो और एक इसका बी इसके साथ भेज दो, तो हमें क्या मिल जाएगा? ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी। तो ये कहोगे सर ये वाला जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि सेम तो मिल नहीं रहे हैं, ऑप्टिकली क्या होंगे? एक्टिव होंगे। लेकिन ये जो होगा ए बी सबसे मिले तो कहोगे सर इनएक्टिव होगा, लेकिन दो तरीके का जीआई बना दे रहा है। कहोगे सर जीआई जो बनेगा वो दो तरीके का मिल रहा है, जीआई जो मिलेगा वो दो तरीके का मिल रहा है, जीआई मिलेगा वो दो तरीके का मिला। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ पे फुल स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन इसी तरीके से मिलता है, क्वेश्चन पूछ देगा इसमें कितने जीआई मिल रहे हैं, कितने आपको ऑप्टिकल आइसोमर मिल रहा है। इसको बार बार देखना, तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा। इसका वीडियो आई थिंक आज रिकॉर्डिंग हो रहा है, एंड देन आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब एंड यू विल सी ऑल द लेक्चर। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस गुड नाइट।